नमस्कार, मैं हूं गोविंद पंत राजू और आप देख रहे हैं द फ्री प्रेस का कार्यक्रम आपकी बात। आपकी बात में आज हम चर्चा करेंगे उत्तर प्रदेश में पंचायती चुनाव के लगभग आखिरी दौर में हो रहे ब्लॉक प्रमुख पदों के लिए जो निर्वाचन है उसकी बात। इस निर्वाचन में किस तरह से हिंसा ने सारे पुराने रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं उसकी बात, और ये कि इतनी बड़ी हिंसक घटनाएं होने के बावजूद जो उत्तर प्रदेश में विपक्षी दल हैं वो किसी भी तरह से क्यों इस मुद्दे पर बहुत मुखर होकर विरोध में सामने नहीं आ रहे हैं, सिर्फ सांकेतिक ढंग से अपने विरोध को जताने की कोशिश कर रहे हैं, इसकी बात। इन पंचायती चुनाव के इस आखिरी दौर में जो 825 कुल सीटें जिनके लिए नामांकन हुआ है ब्लॉक प्रमुख की, उनमें से 280 सीटों पर बीजेपी एक तरह से निर्विरोध बीजेपी ने जीत हासिल कर ली। हालांकि प्रमाण पत्र अभी नहीं मिलेगा बाद में, लेकिन जो निर्विरोध होने से ही ये दिख रहा है कि उत्तर प्रदेश में इन चुनाव में बीजेपी ने किस तरह से अपनी जो पकड़ है वो मजबूत बनाई है, और ये पकड़ कितनी धनबल से है, ये पकड़ कितनी सत्ता बल से है, और ये पकड़ कितनी संगठन के बल से है, ये इसका भी हम विश्लेषण आज की बात में करने की कोशिश करेंगे। इस कार्यक्रम में मेरे साथ आज मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार शरद प्रधान और वरिष्ठ पत्रकार ब्रजेश शुक्ला। बातचीत की शुरुआत शरद जी मैं आपसे करना चाहता हूं। इन चुनाव में जिस तरह से हिंसा की जो घटनाएं सामने आई हैं, कल और आज जिस तरह से हिंसक घटनाएं हुई हैं, कल तो कहीं गोलियां चली, बमों का भी इस्तेमाल हुआ, और लखीमपुर खीरी में एक महिला जो समाजवादी पार्टी की जो उम्मीदवार थी, उनके समर्थक थी, उनके प्रस्तावक थी, उनके साथ बहुत दुर्व्यवहार हुआ। और इस तरह की घटनाएं जो हिंसक घटनाएं हैं वो प्रदेश के तमाम हिस्सों में हुई, और आज भी ऐसी घटनाओं की संख्या जो है वो उसमें कमी नहीं आई। जबकि कल प्रदेश सरकार के पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों ने इस बात की घोषणा की थी कि इन चुनाव में हिंसा करने वालों के साथ किसी भी तरह से नरमी नहीं बरती जाएगी और उनके साथ बहुत कठोर व्यवहार किया जाएगा। लेकिन जो हुआ उसमें कहीं जो सरकार का जो दृष्टिकोण था, पुलिस का जो दृष्टिकोण था, वो उसका खौफ, उसका भय जो निर्वाचन स्थल है उनके आसपास, जहाँ नामांकन स्थल है उनके आसपास नहीं दिखाई दिया, और उम्मीदवारों को नामांकन करने से रोकने की कोशिश की गई। तमाम तरह की घटनाएं लगातार 2 दिन से हुई हैं। उत्तर प्रदेश में इन घटनाओं के बाद योगी आदित्यनाथ ने लखीमपुर की घटना का जरूर संज्ञान लिया है। उन्होंने उस घटना के बाद वहां के जो क्षेत्राधिकारी हैं और जो थाना इंचार्ज हैं, 2 लोगों सहित कुछ और पुलिस अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की है, 2 लोगों को सस्पेंड कर दिया गया। क्या आपको लगता है बीजेपी जैसी पार्टी, जिसकी छवि आमतौर पर एक अहिंसक पार्टी की छवि थी, इन चुनाव में क्या उसने अपनी उस छवि को बिल्कुल खत्म कर दिया है और समाजवादी पार्टी की जैसी छवि बिल्कुल बनाने की कोशिश की है इन चुनावों में? देखिए गोविंद, ये बीजेपी जब पावर में नहीं थी तो अपने आप को कहती थी पार्टी विद अ डिफरेंस। अटल जी के जमाने तक ये पार्टी विद अ डिफरेंस काफी हद तक चली, कि लगता था हाँ ये अलग हैं, ये औरों की तरह से नहीं। बट अब जो यूपी के जो पंचायत चुनाव में जिस तरीके से अभी थोड़े दिन पहले जिला पंचायत अध्यक्षों का हुआ था, और खुलेआम धन बल, जो है बाहुबल और प्रशासन बल का इस्तेमाल देखा गया, तो उससे स्पष्ट हो गया था कि अब ये पार्टी विद अ डिफरेंस नहीं रही। ये पार्टी वैसी ही है जैसे समाजवादी पार्टी हो या बसपा, जब जिस जो पावर में आता है और जितना पावर का मिसयूज कर सकता है उसके तरीके से आज ये भी कर रहे हैं। और अफसोस की बात यह है कि योगी आदित्यनाथ जैसे मुख्यमंत्री के कार्यकाल में ऐसा हो रहा है। ये माना जाता था कि योगी आदित्यनाथ, पार्टी तो विद डिफरेंस है ही, और साथ ही साथ योगी आदित्यनाथ एक अलग किस्म के मुख्यमंत्री हैं। इनका एक तो भगवतधारी हैं, साधु हैं, और उसके अलावा एक ईमानदार व्यक्ति हैं जो साफ बात करते हैं, साफ काम करते हैं। लेकिन धीमे धीमे इन्होंने भी दिखा दिया कि ये बहुत ज्यादा लोगों को
से भिन्न नहीं है, या तो इस समय के साथ उसी पटरी पे आ गए, इनको लगता है कि यही तरीका है करने का। वरना जिस तरीके का उनका बैकग्राउंड है और जिस तरीके के उनकी छवि बनी रही थी उसमें ये इसकी जगह नहीं थी कि गुंडागर्दी को नजरअंदाज कर दें, दादागिरी को नजरअंदाज कर दें, प्रशासन के नाजायज इस्तेमाल को ना होने दें। लेकिन सब कुछ हुआ। अब ब्लॉक प्रमुख में तो सब सीमा ही पार हो गई। जिला पंचायत तक तो चल रहा था कि धन बल और बाहुबल और प्रशासन का, लेकिन कुछ सीमाएं थी, कुछ मुझे लगता है कुछ आग की शर्म रही होगी जब तक। अब जिस तरह पावर बढ़ती है, सत्ता का नशा बड़ा बुरा होता है, सत्ता का मद बहुत बुरा होता है। जब जितना ज्यादा आता जाता है उतने आदमी सोचता है कि अब हमारा कोई क्या बिगाड़ लेगा, फिर कुछ भी करो। शायद उसी का नतीजा है कि ब्लॉक प्रमुख चुनाव में वो इस स्तर तक उतर आए। और जाहिर है जब जो रूलिंग पार्टी होती है, पुलिस वाले उन्हीं को सलाम करते हैं, तो वो अपनी आंख में पट्टी बांध लेते हैं या नजर फेर लेते हैं। वही इसमें हुआ। चलिए, अच्छी बात है कि मुख्यमंत्री ने कम से कम कुछ लोगों के खिलाफ कार्रवाई करी, लेकिन एक ये समय बताएगा कि क्या वाकई में इस कार्रवाई का असर है और दूसरी जगह इस तरीके की रिपीट नहीं होगा, इस तरह के इंसिडेंट, तब माना जाएगा। बिल्कुल, जिस तरह की स्थितियां हैं उसमें जो मुख्यमंत्री ने आज जो कदम उठाया है, उस कदम के बाद अब हालांकि अब कुछ बचा नहीं है, क्योंकि नामांकन प्रक्रिया जो है वो पूरी हो गई है और अब मतदान के वक्त हिंसा की संभावना उतनी अधिक होती नहीं, क्योंकि अब तो एक तरह से तय हो जाता है कि किसने किसको वोट देना है। लेकिन फिर भी अगर सरकार कोशिश करेगी तो कम से कम अगले चरण में हिंसा नहीं हो सकेगी। ये सरकार के कदमों पर निर्भर करेगा। लखीमपुर के मामले में पुलिस के कर्मियों पर तो कार्रवाई हुई है, पुलिस अधिकारियों पर तो कार्रवाई हुई है। साथ में वहाँ की जो बीजेपी की सांसद हैं उनके एक करीबी की गिरफ्तारी भी हुई है, जिस पर यह आरोप है कि उसने महिला के साथ दुर्व्यवहार, सपा की जो प्रस्तावक समर्थक महिला थी उसके साथ दुर्व्यवहार करने की कोशिश की। ब्रजेश जी, इन चुनाव में खास तौर पर ये जो अंतिम चरण था ब्लॉक प्रमुख के जो पदों के लिए जो चयन था, इसमें बीजेपी ने अपना एक नियम तोड़ा। वो नियम ये कि पहले जो चरण के चुनाव थे उनमें ये कहा गया था कि जो पार्टी के पदाधिकारी हैं, विधायक हैं, सांसद हैं, इनके करीबी, इनके रिश्तेदार चुनाव में हिस्सा नहीं ले सकेंगे। लेकिन जब ब्लॉक प्रमुख का चुनाव आया तो बीजेपी ने अपना वो निर्णय वापस ले लिया और इस बात की छूट दे दी कि जो पार्टी से जुड़े लोग हैं, उनके करीबी, उनके रिश्तेदार भी चुनाव लड़ सकेंगे। क्या आपको लगता है ये भी इन चुनाव में हिंसा बढ़ने की एक वजह रही होगी, ब्रजेश जी? गोविंद जी, बात पहले कुछ कहना या वादा करना ये अलग अलग चीजें हैं। वास्तव में इन चुनाव को जो लोग जानते हैं, जिला पंचायत अध्यक्ष और ब्लॉक प्रमुख की मैं बात कर रहा हूँ, ये बाहुबल, धन बल और परिवार बल के चुनाव होते हैं। यदि आप इस पे अध्ययन करें तो पाएंगे करीब 70% ऐसे लोग हैं जो किसी बड़े परिवार से जुड़े हुए हैं, या तो विधायक के रिश्तेदार हैं, या सांसद के रिश्तेदार हैं, या किसी पार्टी पदाधिकारी के रिश्तेदार हैं। तो कुल मिलाकर के ये साफ है, ये चुनाव जो है इसी तरह लड़े जाते रहे हैं, इसी तरह लड़े जा रहे हैं, कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। जब तक चुनाव सीधे जनता से नहीं होंगे तब तक इसी तरह की स्थितियां पैदा होंगी। और आप विपक्ष के वो देखिए, बीजेपी कहती थी कि साहब सीधे जनता से करा लीजिए। मैं पिछले 2 साल से लिख रहा हूं और अब मैं फिर कह रहा हूं कि यदि विपक्ष में वो है ईमानदारी तो वो इस पर पदयात्रा निकाले, लोगों को कहें कि साहब सीधे जनता चुनाव कराएंगे, हम आएंगे तो। हम वादा करते हैं, ये वादा कोई नहीं करना चाहता। कारण क्या है कि जब सत्ता आएगी तब हम लूटेंगे, जिसके वो तो एक अलग किस्म का माहौल बन गया है। इसका एकमात्र विकल्प सीधे जनता से चुनाव कराना है और तभी इसका निदान हो सकता है, वरना जिसकी लाठी उसकी भैंस।
बिल्कुल। समाजवादी पार्टी में, समाजवादी पार्टी के पास लाठी और भैंस दोनों थी। इस वक्त वही लाठी और वही भैंस बीजेपी के पास है। और बीजेपी कोई कसर नहीं छोड़ रही है कि वो अपने को साबित करे कि वो भी वैसे ही चुनाव जीत सकती है जैसे समाजवादी पार्टी ने जीता था। बीएसपी की नेता मायावती ने तो इसीलिए बिल्कुल अपने जो ट्वीट्स हैं उनके जरिए खुलेआम ये आरोप लगाया है कि चुनाव में जिस तरह से हिंसा हो रही है, सत्ता का दुरुपयोग हो रहा है, उसने बिल्कुल समाजवादी पार्टी के दिनों की याद दिला दी है। और इसीलिए हमारी पार्टी ने चुनाव नहीं लड़ा था, क्योंकि हमको पता था कि ये चुनाव निष्पक्ष नहीं होते। और उन्होंने समाजवादी पार्टी पर बहुत बड़े आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि आखिर क्या वजह है कि समाजवादी पार्टी इतनी हिंसा, इतना जो प्रतिरोध है, इतना जो सत्ता बल का दुरुपयोग है, उसके बावजूद कुछ कर नहीं रही है और कमरों में बंद होकर बात कर रही है। ये उन्होंने आरोप लगाया है। समाजवादी पार्टी ने एक कार्यक्रम की घोषणा की है। अब 11 तारीख को वो प्रदेश के तमाम जिला मुख्यालयों, यहाँ तक कि ब्लॉक मुख्यालयों में भी प्रदर्शन करेंगे। और प्रदर्शन के साथ साथ प्रशासन को और लखनऊ में राज्यपाल को ज्ञापन देकर इन चुनावों की जो हिंसा है उसके खिलाफ कार्रवाई की मांग करेंगे। इस तरह का एक कार्यक्रम की उन्होंने घोषणा की है। शरद जी, आपको क्या लगता है, इस तरह के घोषणाओं का कोई समाजवादी पार्टी को किसी तरह का राजनीतिक लाभ मिल सकता है? नहीं, बिल्कुल। देखिए, अभी जब आदमी विक्टिम होता है ना किसी वायलेंस का, किसी प्रकार के, तो सिंपैथी उसके लिए जाती है। और क्योंकि यहाँ पे महिला के साथ दुर्व्यवहार हुआ है, तो इसलिए बड़ा नेचुरल है कि आम लोगों की सहानुभूति जाएगी। और क्योंकि वो महिला समाजवादी पार्टी की है, तो इसलिए डायरेक्टली वो समाजवादी पार्टी के साथ जाएगी। कुछ समय के लिए आदमी ये भी नजरअंदाज कर देगा कि समाजवादी पार्टी वही पार्टी है जो स्वयं इस तरीके की राजनीति, इस तरीके का दादागिरी, गुंडागर्दी की बहुत आदी रही है, और उसकी स्वयं के बारे में यही धारणा रही है हम। लेकिन जब देखने लगता है कि एक अच्छी पार्टी जिसको अच्छा लोग समझते थे, जहाँ पे इन सब चीजों का चलन नहीं था, वहां भी वही करने लगे, तो बोलते भाई इनमें क्या फर्क है। और उसमें फिर सहानुभूति समाजवादी पार्टी के साथ ही जाएगी, और महिलाओं की खास तौर से। और लेकिन देखिए, अब आगे चल के लेकिन समाजवादी पार्टी को ये ख्याल रखना पड़ेगा कि उनके लोग आगे वाले आने वाले जो चरण बचे हैं चुनाव के, जो जहाँ वोटिंग होनी है, काउंटिंग होनी है, तो उसमें कहीं इनकी तरफ से कुछ बवाल, वायलेंस ना हो, तो फिर वो हिसाब बराबर हो जाएगा लोगों की नजर में। और इसको हो सकता है भड़काने के लिए भाजपा भी वाले भी कुछ करें, जिससे कि बैलेंसिंग हो जाए। कहने को साहब हमने क्या फर्क है भाई, हमने भी किया, इन्होंने भी किया, तो उससे लोगों की धारणा जो है उस पर फर्क पड़ जाता है। तो लेकिन ये तय है कि ये जो चुनाव है, जैसा ब्रजेश ने कहा, बहुत सही बात कही, कि जब तक ये सारे चुनाव डायरेक्टली जनता से नहीं होंगे, तब तक इस तरह की कुरीतियां, इस तरीके का नाजायज इस्तेमाल, सरकारी मशीनरी का, धन बल का प्रयोग, बल का प्रयोग, ये सब चलता रहेगा। न जाने क्यों कोई पॉलिटिकल पार्टी ने आज तक इस चीज की मांग नहीं रखी कि चुनाव डायरेक्ट कराए जाए। और क्या समस्या है, लोकतंत्र में डायरेक्ट चुनाव की ही सबसे सही माने में वही उसी को समझा जाता है, असली लोकतंत्र उसी से आता है। इनडायरेक्ट चुनाव में तो फर्जी बाड़ा चलेगा ही। शरद जी, एक बात मैं कहना चाहता था आपसे। शरद जी, हाँ, बोलिए। मैं ये बताना चाहता था कि आप देखिए, जब जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव हुए, हाँ, आप बलिया का उदाहरण लीजिए। हाँ, कोई बात करने की स्थिति में नहीं है जो स्थितियां हैं। बलिया में समाजवादी पार्टी प्रत्याशी जीता, और उसके बाद वहां के मंत्री के खिलाफ, उसकी मां के खिलाफ, उसकी बेटियों के खिलाफ जो शब्द आए हैं, जो आजकल सोशल मीडिया में बहुत चल रहे हैं, आप कल्पना नहीं कर सकते। इनको रेप किया जाए, उनको किया जाए, सरेआम हुआ है। और ये समाजवादी पार्टी के लोग कर रहे हैं, तो हाँ, ये वो लोग कर रहे थे, बाकायदे विजय जुलूस हुआ, सब कुछ हुआ, उसी में कर रहे हैं कि ये किया जाए, इनका रेप किया जाए, उनका रेप किया जाए।
ये सब कुछ कर रहे हैं। नहीं, अगर इस तरीके की हरकतें करेंगे तो फिर भुगतना पड़ेगा अखिलेश तो यादव को। नहीं तो आप उसको देखें, आपको बड़ा ताजुब लगेगा कि कोई ऐसा भी हो सकता है। हाँ, नहीं नहीं, ये बहुत अफसोस की बात है कि सब एक दूसरे को कहते हैं, लेकिन जब समय आता है तो खुद वही कुकर्म करते हैं जिसके लिए दूसरे की आलोचना करते रहते हैं। इन चुनाव में चाहे तरीके जो भी हों, और जैसे आपने कहा ब्रजेश जी की अगर सीधा चुनाव हो, जनता से निर्वाचन हो, तो चीज़ें बदल सकती हैं। हमने देखा शहरी निकायों में तो, शहरी पंचायतों में तो कम से कम ये प्रक्रिया शुरू हो गई है, लेकिन अभी हमारी जो ग्रामीण पंचायतें हैं उनके लिए इसको होना बाकी है। लेकिन तरीका भले ही कोई भी हो, फिलहाल जिस तरह से बीजेपी को बढ़त इन चुनाव में दिखाई दी, जो शुरुआती दौर के चुनाव थे, जो प्रधान और सदस्यों के चुनाव थे, उसमें बीजेपी इतनी सफल नहीं दिखाई दे रही थी, लेकिन जिला पंचायत अध्यक्षों के जब नतीजे आए तो उसमें बीजेपी के पक्ष में एक तरह से बहुत साफ नतीजे दिखाई दिए। और ऐसा ही कम से कम अभी जो ब्लॉक प्रमुखों के जो चुनाव हैं उसमें जितनी संख्या में निर्दलीय उनके जो उम्मीदवार हैं वो निर्विरोध जीत गए हैं, उससे ये दिखता है कि इस बार भी जो झुकाव है वो बीजेपी यानी सत्ताधारी पार्टी की तरफ ही होना है। आपको क्या लगता है ब्रजेश जी, इन जो चुनाव के नतीजे हैं, ये उत्तर प्रदेश में जो आने वाले विधानसभा चुनाव है उनके नतीजों को प्रभावित करने के लिए कितना इनका असर हो सकता है? देखिए, मुझे इसमें कोई भ्रम नहीं है। जिन लोगों को भ्रम है, जो लोग बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, मुझे वो अपना समझ सकते हैं। ये एक माहौल बनाने के लिए, कार्यकर्ताओं को उत्साहित करने के लिए आप कह सकते हैं, लेकिन जमीन में जब प्रत्यक्ष चुनाव नहीं होंगे, इस तरह चुनाव होंगे, तो अब क्या असर उसका होगा? कोई असर नहीं होता इस तरह के। और जब ज्यादा अराजकता होती है तो इसका विपरीत असर होता है, इसका विपरीत असर होता है जी। तो ये अलग अलग चीजें हैं, इसको समझने की जरूरत है, और मुझे नहीं लगता कि कोई और असर होता है इसका। नहीं, जैसे पति एक साथ इतने सारे लोग पार्टी के संगठन से जुड़ जाते हैं, अगर इतने ग्राम प्रधान, इतने ब्लॉक प्रमुख, इतने जिला पंचायत अध्यक्ष, तो क्या वो संगठन के लिहाज से चुनाव के को असर डालने में मददगार नहीं होते? थोड़ा बहुत, क्योंकि स्वयं सीधे जनता से चुन के आते नहीं है, वो एक छोटे से क्षेत्र चुन के आते हैं, उसके बाद तब धन का प्रयोग होता है, बाहुबल का प्रयोग होता है। मैं 1995 से लेकर अब तक का इतिहास बता दूंगा, आप देख लीजिए। तो इसके लिए बहुत जरूरी है वहां चुनाव पे असर डालते हैं जहां सीधे जनता से चुने जाते हैं, जी। वहां असर बहुत डालते हैं। जब जनता से नहीं चुने जाएंगे, वास्तव में लोकतंत्र जनता के द्वारा होता है, बिल्कुल जनता के लिए है, इसलिए जरूरी है कि जनता चुने। ये अप्रत्यक्ष चुनाव हमेशा भ्रष्टाचार का पैमाना होता है, चाहे वो विधान परिषद का हो या राज्यसभा का हो या ये चुनाव हो। बिल्कुल, तभी तो पैसे का इतना चलन होता है। और लेकिन एक चीज है ब्रजेश, कि ये लोग इससे माहौल तो बना ही लेते होंगे कि भाई ठीक है हमारे जीते। एक परसेप्शन जो बन जाता है, माहौल बनाने के लिए तो काम आता होगा ये, है ब्रजेश? हाँ, माहौल बनाने के लिए काम आता है। माहौल जो है उनके पक्ष में बन जाता है, और ये होता है कि कार्यकर्ता उत्साहित हो जाते हैं। कार्यकर्ता सोचने लगते हैं कि साहब हमारी पार्टी की हवा है, चलो इतने जिला पंचायत वो चुन लिए गए, इतने क्षेत्र में, ये सब कुछ माहौल बनता है। एक एक सिंबॉलिक है, ये एक प्रतीक है, प्रतीक के अलावा कुछ भी नहीं है। जिस तरह का असर होता है वो कहीं न कहीं एक संगठन को तो मजबूती इससे मिलती है, और कम से कम चुनाव के वक्त मशीनरी, संसाधन, इस तरह की चीज़ों में भी पार्टियों को, जिनके ज़्यादा संख्या में प्रतिनिधि चुने जाते हैं, उनको फ़ायदा तो होता है। ये इसका एक पक्ष तो है। लेकिन जो बात हम हिंसा की कर रहे हैं, जिस तरह से कल जो पूर्व विधानसभा अध्यक्ष थे माता प्रसाद पांडे, उनके साथ भी दुर्व्यवहार हुआ था समाजवादी पार्टी के, और लखीमपुर की जो घटना हुई थी वो भी हमारे सामने है, महिला के साथ इस तरह से दुर्व्यवहार हुआ। और आज अखिलेश यादव ने उस प्रश्न को एक बड़ा मुद्दा बनाकर महिलाओं के साथ खड़े होने की बात कहकर अपनी लड़ाई को एक तरह से, सीधी लड़ाई का भी अपनी तरफ से ऐलान किया है।
लेकिन जैसा ब्रजेश जी ने कहा कि बलिया में उनकी पार्टी के लोगों के जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव जीतने के बाद बीजेपी के लोगों के लिए, बीजेपी के मंत्री, बीजेपी के विधायक, उनके परिवार की महिलाओं के लिए जिस तरह की भाषा और जैसे शब्दों का इस्तेमाल हुआ है, तो ये कहीं न कहीं समाजवादी पार्टी के फिर उस मूल चरित्र को दिखाता है जो समाजवादी पार्टी का असली चरित्र माना जाता है। इस बीच एक बड़ा इंटरेस्टिंग एक डेवलपमेंट इस पूरे मामले में हुआ है। उत्तर प्रदेश के इन चुनाव में जो बिहार की राजनीति में और एक ज़माने में उत्तर प्रदेश के समाजवादी पार्टी के भी वो काफ़ी करीब हुआ करते थे। समाजवादी पार्टी की तरफ से बिहार के चुनाव भी लड़े थे पप्पू यादव। उन्होंने अखिलेश यादव को ट्वीट करके एक बहुत व्यंग्यात्मक किस्म की टिप्पणी की है कि अखिलेश बाबू आपसे नहीं हो पाएगा। आप इतनी एक महिला के साथ, एक बहन के साथ इस तरह दुर्व्यवहार हुआ और आप कमरों में बंद होकर खामोश बैठे हैं, ये आपके बस की बात नहीं है कि आप इस मुद्दे पर राजनीति करें। बीजेपी की गुंडई का मुकाबला करने की क्षमता आप में नहीं है और आप अपनी पार्टी को आउटसोर्स कर दें, मुझे दे दें, यानी कि मैं जेल से छूटने के बाद फिर मैं दिखाऊंगा मैं क्या कर सकता हूँ। तो एक तरह से ये बहुत बड़ी चोट अखिलेश यादव की जो रणनीति है उस पर भी है। उनकी जो जिस तरह से इस मुद्दे पर पूरे आंदोलनों को लगातार विपक्ष के तौर पर बिल्कुल सोशल मीडिया के अलावा कहीं और चलाते नहीं दिखाई देते हैं, तो एक टिप्पणी उन पर भी है। शरद जी, आपको क्या लगता है इस तरह की टिप्पणियों से कुछ अखिलेश यादव में प्रतिहिंसा की भावना आएगी, कुछ प्रतिक्रिया आएगी, कुछ गुस्सा आएगा और वो सड़क पर उतरने की हिम्मत कर पाएंगे? देखिए, मुझे लगता है अगर उन्हें नेता बने रहना है तो उनको उनकी तरफ से कुछ इस तरह की प्रतिक्रिया आनी चाहिए। अभी तक जो देखा गया है, जब से समाजवादी पार्टी पावर के बाहर हुई है, तब से अखिलेश यादव का रोल बहुत ही डल रहा है। बिल्कुल जैसे घर से दफ्तर पार्टी के दफ्तर जो कि मुश्किल से 200 मीटर की दूरी पर बने हुए हैं, उसके अतिरिक्त ग्राउंड पे कभी भी कोई ऐसा एक्टिविटी नहीं दिखी जो एक विपक्ष को करनी चाहिए। मैंने तो ये भी सुनने में आया है कि इनके कुल जो 47 एमएलए जो जीते थे 2017 के चुनाव में, उनमें से कई हैं जो इनको बुलाते रहे हैं इस दौरान कि आइए हमारे यहाँ एक कार्यक्रम कर लीजिए, जिससे लगे कि पार्टी एक्टिव अपने ग्राउंड पे करना चाहते हैं, लेकिन भैया के पास समय नहीं। तो वो हमेशा ही कहा जाता था कि उनके पास समय नहीं रहता है, इसलिए कार्यक्रम नहीं हो पा रहा है। तो वो काहे में बिजी रहते हैं ये नहीं पता है, लेकिन ये जरूर लोग मानते हैं कि वो अभी भी अपने आप को मुख्यमंत्री समझते हैं। मतलब कम से कम उनके जो तौर तरीके हैं वो मुख्यमंत्री वाले हैं, इसलिए वो अपने आप को इनएक्सेसिबल बनाते हैं और लोगों से आसानी से मिलते नहीं, अपने ही पार्टी वालों से। तो ये इन्होंने एक रेपुटेशन बना ली है, इसीलिए मायावती ने जो स्टेटमेंट दिया कि भाई वो कुछ करते वरते नहीं है, घरे पड़े रहते हैं। तो अब समय आ गया है, कम से कम अब तो वो इमेज बदलें, उतरे जमीन पे, दिखने लगे। खाली ट्वीट करने से और स्टेटमेंट इशू कर देने से राजनीति नहीं चल पाएगी, और वो भी बीजेपी जैसी पार्टी, ऑर्गेनाइज पार्टी के अगेंस्ट। तो इनको अभी बहुत कुछ करना पड़ेगा। काश अपने पिताजी से कुछ गुण ले लें तो बहुत कुछ कर सकते हैं, अगर उनकी तरीके से उनके नक्शे कदम पे चलें। जिस तरह वो जमीनी नेता थे, उन्होंने मेहनत से बने थे। मुझे लगता है कभी कभी मुश्किल इसलिए होती है, ब्रजेश आप भी बताइएगा, इस पर प्रकाश डालिएगा, कभी कभी जब आदमी को बैठे बैठे विरासत में मिल जाता है सब कुछ, तो वो मेहनत नहीं करता है। अखिलेश यादव का शायद यही कमी रही है, लेकिन अब अभी भी अगर नहीं बदले तो बहुत देरी हो चुकी है। शरद जी, एक बात ये कहना चाहते थे हम कि बहुत साफ सुथरी वो होना चाहिए, अपनी नीति बड़ी स्पष्ट करनी चाहिए। जैसे मैंने बलिया का जिक्र इसलिए किया था गोविंद जी कि बलिया का मामला हुआ था, ईमानदारी ये थी कि यदि गलत हुआ है तो तुरंत एक प्रेस बुला के कहना चाहिए था ये गलत हुआ, जिन कार्यकर्ताओं ने किया मैं उनको हटाए दे रहा हूं, तो उसका मैसेज जाता। यहां हुआ है, जहां जहां यदि बीजेपी करे, कार्रवाई करे, तभी ईमानदारी मानी जाएगी, वरना आप अपने कार्यकर्ताओं को बचाएं, दूसरों पर तोहमत डालें, दूसरे अपने कार्यकर्ताओं को बचाएं और सामने वाले पर तोहमत डालें। इस तरह की राजनीति का कोई वो नहीं है। लेकिन दुर्भाग्य ये है उत्तर प्रदेश में यही राजनीति चल रही है। इसका
इसका निदान ढूंढा जाना चाहिए और ये समझ लेना, संकल्प के साथ चलना चाहिए कि साहब हम, ये मेरे में हिम्मत है, कुवत कि हम जनता के बीच जाएंगे, ये कुवत नहीं है, इसीलिए कोई सांस नहीं लेगा। किसी ने कहा कि जनता के बीच चुनाव कराइए, आप पूरे बयान देख लीजिए, ये तो कह रहे हैं गुंडागर्दी हो रही है। नहीं कह रहे, कोई नहीं कह रहा, कोई एक कान बता दीजिए आप। लेकिन ये तो कोई भी राजनीतिक पार्टी नहीं कर रही है। भाजपा वालों ने भी कभी नहीं कहा कि जो है डायरेक्ट चुनाव करा लीजिए। नहीं, इन्होंने कहा था, चुनाव समय कहा था ये कि हमारे यहाँ चुनाव जब होंगे तो इनका कहना है कि हमने केंद्र सरकार के पास प्रस्ताव भेजा है। अरे प्रस्ताव भेजने से क्या होता है, आप सीधे प्रयास करिए, चुनाव कराइए, फिर देखिए इनकी ताकत बढ़ेगी, इनकी चमक बढ़ जाएगी, पूरी भ्रष्टाचार रुकेगा और ये जो ये हो रहा है, जो डकैती बढ़ रही ना, उनको उठा लेंगे, उनको, ये सब कुछ रुक जाएगा। कुल मिलाकर के जी बताएं जी। नहीं ब्रजेश जी, जो बात आपने कही कि सीधे चुनाव हो, वो शायद सारा उससे सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन बीजेपी जो खुद ये एक तरह से कह रही है कि हम चाहते हैं सीधे चुनाव हो, जनता से सीधे निर्वाचन हो, एक बात, और दूसरी बात बीजेपी जो खुद को पार्टी विद डिफरेंस की बात करती थी, हम बिल्कुल एक अलग तरह की पार्टी हैं इसकी बात करती थी, और हिंसा से हम दूर रहते हैं इसकी बात करती थी। लेकिन इन चुनावों में अगर आप देखें तो हिंसा का आरोप समाजवादी पार्टी पर नहीं है, छिटपुट हो सकते हैं, हिंसा का आरोप बीएसपी पर नहीं है, और बची खुची एक आध जगह पर जहां कांग्रेस अगर कहीं है तो कांग्रेस पर भी कोई आरोप नहीं है। आरोप किस पर है? सत्ताधारी बीजेपी पर। यानी कि जो हिंसा का जो चरित्र है वो सत्ता में जो पार्टी आती है उसके चरित्र से वो जुड़ जाता है। तो इस मामले में ये बात आपकी अपनी जगह ठीक है कि सीधे चुनाव होते तो शायद हिंसा नहीं होती, लेकिन बीजेपी जो हिंसा की विरोधी पार्टी है उसके सत्ता में रहते हुए इतनी बड़ी हिंसा हो जाए और आरोप भी सीधे उसी पर हिंसा करने के हों, इसको आप किस रूप में देखते हैं? वास्तव में विधानसभा चुनाव आ रहे हैं, ये जो बेचैनी है कि साहब मैं इतनी सफलता प्राप्त कर सकता हूं, ये बेचैनी ये है कि मैं, ये जो जनाधार को दिखाने की जो ललक है उसके कारण ये सब होता है, उसके कारण बड़े बड़े अपराध हुए हैं, उसके कारण तारा देवी अपहृत हुई थी, उसके कारण कल की घटना हुई है। ये भूल जाइए, यदि इसका मतलब लोकतंत्र हमारे लिए बहुत पीछे सीट पे पड़ा हुआ है। हमारे लिए किसी तरह एन के इन प्रकार जो किसी तरह कब्जा करके जीतो, किसी तरह जीत जाओ, ये है। आप चुनाव आ रहे हैं तो आप ये संदेश देना चाहते हैं कि साहब हमारा बड़ा जनाधार है। यही संदेश तो 1995 में समाजवादी पार्टी ने दिया, हार गए। 2000 में बीजेपी ने दिया, 2002 में हार गए। 2005 में मुलायम सिंह ने दिया, 2007 में हार गए। 2010 में बसपा ने दिया, 2012 में हार गए। 2015 में अखिलेश ने दिया और 2017 हार गए। ये इससे कुछ होता है? इससे नहीं होता है। आप ईमानदारी से राजनीति हो, ईमानदारी से वो करें, आप कम जीतेंगे, लेकिन लोग कहेंगे भाई ये है। इस तरह चुनाव कभी नहीं हुए, हारे जरूर लेकिन इस तरह चुनाव नहीं हुए। लेकिन वो सब्र नहीं है सब, और ये जो विधायकों के और सांसदों के और नेताओं के रिश्तेदार दिया है, वो एन के इन प्रकार गोली बंदूक किसी के बल पर अपने लोगों को जितवा देना चाहते हैं। जड़ में ये है, जब तक इन लोगों को, आम लोगों को टिकट ही नहीं मिल रहा है। आप पता कर लीजिए विधायक के चेले हैं या उनके रिश्तेदार हैं। दुर्भाग्यपूर्ण स्थितियां हैं, और सही बात यह है कि सत्ताधारी बीजेपी भी इस मामले में अपने को अलग तरह से नहीं देखना चाहती। बीजेपी के एक बड़े नेता से जब हमने इस बारे में बात की तो हमने कहा आप तो रामराज्य की बात कर रहे थे, ये क्या हो रहा है? तो उन्होंने कहा कि देखिए साहब, रामराज्य को लाने के लिए भी तो पहले बड़े युद्ध करने पड़े थे, तो आप ये समझिए कि हम ये बीच के दौर के युद्ध कर रहे हैं। ये सत्ता का दंभ है, ये सत्ता का चरित्र है, ये सत्ता की नैतिकता की जो एक तरह से परिभाषा है। तो निश्चित तौर पर दुर्भाग्यपूर्ण बात है। लेकिन शरद जी, संक्षेप में मैं आपसे एक चीज जानना चाहता हूँ। इन चुनावों को लेकर बीएसपी ने
भले ही वो सोशल मीडिया पर ही है, लेकिन लगातार बीजेपी के साथ साथ समाजवादी पार्टी पर हमला करने की कोशिश की है और बार बार बीजेपी के अपराधों को समाजवादी पार्टी के जैसे अपराधों की श्रेणी में दिखाने की कोशिश की है। इसके क्या मायने आप समझते हैं? नहीं, मुझे लगता है कि इसके पीछे उद्देश्य ये है कि वो अपने आप को ये इस तरीके का प्रोजेक्ट करके अपने आप को एक तो साफ सुथरा बताना चाहते हैं, एक इंप्रेशन ये क्रिएट करना चाहते हैं कि देखिए साहब हम तो बड़े अच्छे हैं, हम नहीं कर रहे हैं ये जो विपक्ष है ये इस तरीके की हरकत कर रही है। और ये कहीं ना कहीं ये भी प्रयास होगा, अभी आप देखिएगा आगे भी जब ये जांच होगी तो उसमें ये भी मुमकिन है कि पुलिस इसको ट्विस्ट करके ऐसा बना दे केस कि गलती ढूंढी जाएगी विपक्ष की, क्योंकि पुलिस में मैनिपुलेशन बहुत होता है और सत्ताधारी पार्टी जो है वो मैनिपुलेशन करना जानती है कि अभी तो ठीक है क्योंकि सबके सामने आ गया है, लेकिन घूम फिर के अभी तक जो सरकार में रहा है आप देखेंगे कभी भी जब इस तरीके की जांचें होती हैं तो उसमें अपने लोग नहीं फंसते हैं। यही मेरा ख्याल रहेगा। बिल्कुल, इस जो परिस्थितियां हैं, जिस तरह से ये चुनाव चल रहे हैं और अब 1-2 दिन की बात बस और है, एक जो विधानसभा चुनाव से पहले की एक चुनावी प्रक्रिया थी वो पूरी होगी। उसमें बहुत लोगों को कई तरह की मानसिक कष्ट हुए हैं, हिंसा का शिकार होना पड़ा है, कई लोग घायल हुए हैं, कई लोगों के साथ उनकी नैतिकता पर हमला हुआ है, उनकी छवि पर हमला हुआ है, उनके आगे भविष्य में वो सर उठा के जी सकें उनकी इस भावना पर भी हमला हुआ है। और इस सब की जिम्मेदारी चाहे आरोप बाद में पुलिस की जांच में किसी पर भी साबित हों, लेकिन सबकी जिम्मेदारी सत्ता पक्ष की है। और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखीमपुर के मामले में जैसी कार्रवाई की है, ऐसी कार्रवाई बाकी की हिंसा के मामलों में भी उनकी तरफ से हो, ये प्रदेश की जनता को। गोविंद जी एक बात कह के अपनी बात समाप्त करना चाहता हूँ। गोविंद जी एक बात कह के अपनी बात समाप्त करना चाहता हूँ कि ये चुनाव आयोग जो है, चुनाव निर्वाचन आयोग जो है, ये भी इस तरह का प्रोग्राम तैयार करता है, एक दिन नामांकन, जिसको छीनना इन्ना वो छीन ले। ये हर बार यही करता है, अपने लोग बैठ जाते हैं। अब नामांकन 2 दिन होना चाहिए, एक दिन छीन लेगा, दूसरे दिन आदमी दाखिल कर दे जाके, मतलब 2-3 घंटे तड़े बैठे रहो, छीन लो कागज बस। इसलिए नामांकन के लिए समय होना चाहिए, नामांकन के लिए समय होना चाहिए। उस प्रक्रिया को भी बिल्कुल जो सत्ताधारी दल हैं या जो दबंग पार्टियां हैं, दबंग लोग हैं, उनके पक्ष में ही पूरी प्रक्रिया है और ये इसमें बदलाव होना चाहिए। ये वक्त का तकाजा है, वक्त की मांग है और लोकतंत्र के लिए भी ये जरूरी है कि इन चुनावों की जो भी प्रक्रिया है उस प्रक्रिया को पारदर्शी बनाया जाए, वो उसमें सीधी हिस्सेदारी लोगों की हो सके ऐसा बनाया जाए, ताकि कम से कम ये जो हिंसा होती है और इस हिंसा के बाद जिस तरह से भ्रष्टाचार की एक नींव पड़ जाती है वो कम से कम रुक सके। इसी संभावनाओं की हम अपेक्षा करते हैं कि और सरकार और जो भी जिम्मेदार लोग हैं वो ऐसी कार्रवाई करें। इसी के साथ आपकी बात को आज हम यहीं पर समाप्त कर रहे हैं। शरद जी आपका धन्यवाद, ब्रजेश जी आपका धन्यवाद और हम अपने दर्शकों का आह्वान करते हैं कि वो हमको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, हमको शेयर करें और हमारे कार्यक्रम को देखकर उनकी जो टिप्पणियां हैं, उनकी जो प्रतिक्रियाएं हैं, उनसे हमको लगातार अवगत कराते रहें, ताकि हम ज़्यादा बेहतर ढंग से आपकी बात को आप लोगों के बीच में रख सकें और एक द फ्री प्रेस के जरिए एक स्वतंत्र पत्रकारिता का जो हम एक मुहिम को आगे बढ़ाना चाहते हैं वो अपने लक्ष्य तक पहुंच सके, सफल हो सके। आप सबका धन्यवाद, आभार, नमस्कार।